नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी पाठशाला आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, पिछले 3 या 4 वीडियो आपको मिले जिसमें अपन ने व्याकरण का एक पार्ट स्टार्ट किया, संधि। संधि के अंदर 3 पार्ट होते हैं। मैंने आपको बताया था स्वर संधि, विसर्ग संधि एंड व्यंजन संधि। विसर्ग संधि मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। पूरी उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो फिर मेरे से पूछ लीजिएगा, क्योंकि 3 नंबर का आपके क्वेश्चन आने हैं इसमें। और कोई भी व्याकरण का टॉपिक हो, चाहे 3 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, आपको पूरी कोशिश ये करनी है उसमें से 3 या 4 नंबर निकाले जाए, क्योंकि अपने टारगेट रखा 100 आउट ऑफ 100। उसके लिए आपको चाहे 1 नंबर का टॉपिक हो, चाहे 10 नंबर का टॉपिक हो, प्यारे विद्यार्थियों, आपको उसको अच्छे से हैंडल करना है, अच्छे से समझना और अच्छे से एग्जाम के अंदर उसको सॉल्व करना है। तो आज अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर दूसरी संधि के दूसरे पार्ट विसर्ग संधि के बारे में। देखिए, विसर्ग संधि के लिए यह माना जाता है कि इसकी परिभाषाएं बहुत बड़ी और उलझाने वाली होती है, इसलिए बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। परंतु उन्हीं बड़ी से बड़ी और उलझी हुई परिभाषाओं को, जो जलेबी की तरह उलझी हुई है, जलेबी की तरह सीधी सादी परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को अपन एकदम सीधी सादी बनाएंगे। ना तो आपको मैं 3-4 लाइनों की डेफिनेशन यानी कि परिभाषाएं लिखूंगा, जैसा कि आपने मेरे हर वीडियो के अंदर देखा है कि हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को मैं ट्रिकी समझा रहा हूं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है कि बहुत सारे टीचर्स आपको बुक की या पासबुक की हूबहू लाइन उतार के देते हैं, उसमें थोड़ा सा समझने मुश्किल होता है। और मेरी अपनी अलग ट्रिक है कि मैं बुक और पासबुक के अनुसार ना चल के एकदम उसी चीजों को एकदम साधारण सी ट्रिक से समझाता हूं, और पूरी उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कोई भी व्याकरण का टॉपिक हो, क्योंकि अपने लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में यही माना जाता है कि नंबर कटते बहुत जल्दी, क्योंकि छोटी से छोटी गलती, एक छोटी सी मात्रा भी व्याकरण के अंदर नंबर कटवा देती है। अपने नंबर कटने वाला काम नहीं, नंबर जोड़ने वाला काम करना है। तो आज विसर्ग संधि स्टार्ट करते हैं। उन्हीं बड़ी से बड़ी और उलझी हुई परिभाषाओं को एकदम साधारण तरीके से आपको समझाऊंगा। और कोई मुश्किल हो, कोई भी चीज मुश्किल हो, उसको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि कहते हैं मुश्किलों से जो यहां घबराते हैं, मुश्किलों से जो यहां घबराते हैं वो समझ लो जीते जी मर जाते हैं। इम्तिहा ही जिंदगी का नाम है। मुश्किलों से जो यहां घबराते हैं वो समझ लो जीते जी मर जाते हैं। इम्तिहा ही जिंदगी का नाम है। हर घड़ी हर पल बस यही पैगाम है। तो इसी तरीके से आपको इस इम्तिहान को अच्छे से पास करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को अच्छे से समझिएगा। पूरी आपको विश्वास दिलाता हूं विसर्ग संधि इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट कराऊंगा और आपको अच्छे से समझ में आएगी। एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, मेरी गारंटी है आपकी। तो अपन स्टार्ट करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, इसके प्यारे विद्यार्थियों 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट हैं आपके। एक चीज आप ध्यान रखें, विसर्ग संधि करें जैसे स्वर संधि के अंदर जो भी परिवर्तन होता था 2 स्वरों के स्थान पर होता था या स्वर के स्थान पर परिवर्तन होता था। और विसर्ग संधि में जितना भी परिवर्तन आएगा प्यारे विद्यार्थियों, वो सारा परिवर्तन आएगा विसर्ग के स्थान पर। तो पहला पार्ट है विसर्ग संधि का उत्व संधि। विसर्ग संधि का फर्स्ट पार्ट है उत्व संधि। उत्व संधि के प्यारे विद्यार्थियों 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट, उसकी डेफिनेशन, 4 लाइनों की डेफिनेशन को एक साधारण सी शॉर्ट ट्रिक से आपको समझा रहा हूं। देखिए, पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि विसर्ग आ जाए तो विसर्ग संधि होगी।
विसर्ग संधि की डेफिनेशन ये कहती है, यदि विसर्ग से पहले इस साइड में अस्वर हो। पहली कंडीशन क्या है? विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? अस्वर होना चाहिए। उत्व संधि की पहली डेफिनेशन, यानी कि पहली आपको कंडीशन है कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद यदि वर्ग का तीसरा अक्षर आ जाए। तीसरा अक्षर मीन्स जैसे क ख ग, क वर्ग का तीसरा अक्षर ग, च वर्ग का तीसरा अक्षर च छ ज, ट वर्ग का तीसरा अक्षर ड, इस तरीके से तीसरा अक्षर आ जाए, तीसरा वर्ण आ जाए, या फिर इनमें से कोई सा भी एक वर्ण आ जाए, य, र, ल, व और ह, इनमें से कोई सा भी एक वर्ण आ जाए। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं परिभाषा को। विसर्ग से पहले अस्वर होना चाहिए और विसर्ग के बाद यदि वर्ग का तीसरा वर्ण हो या य, र, ल, व, ह में से कोई सा भी एक वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। जो भी चेंज होगा मैंने आपको बताया कि विसर्ग के स्थान पर होगा, तो विसर्ग के स्थान पर आ जाएगा उ। अब परिभाषा क्या कहती है कि ये जो उ है, ये उ अपने पूर्ववर्ती अ के साथ मिलकर क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। पूर्ववर्ती अ के साथ मिलकर क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूं परिभाषा को एक बार। विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, अ, और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा अक्षर या वर्ण का य, र, ल, व, ह में से कोई सा भी एक वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा और ये उ अपने पूर्ववर्ती अ के साथ मिलकर क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। अब इन्हीं परिभाषाओं को, इसी परिभाषा को मैं आपको उदाहरणों की सहायता से समझा रहा हूं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल आ गया, यशः प्लस द। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार पेपरों में आया हुआ बच्चों। यशः प्लस द। अब इस परिभाषा को सेट करना है कि देखिए अभी तो अपन एक परिभाषा, एक संधि पढ़ रहे हैं, उत्व संधि, तो अपने को पता उत्व संधि लगेगी। जब अपन इन्हीं को चारों को मिक्स में करेंगे, चार पार्ट है विसर्ग संधि का, इन चारों को मिक्स में करेंगे तो पहले आपको परिभाषा सेट करनी है कि कौन सी संधि लगेगी इसके अंदर। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, विसर्ग, विसर्ग से पहले है श। श तो हो गया व्यंजन, श हो गया व्यंजन। स में स्वर क्या आ गया? अ। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई कि विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए? अ। तो अस्वर आ गया, अस्वर आ गया। अब इधर आ जाइए, इधर देखते हैं अपन, विसर्ग के बाद में है द। द अपने वर्ग का कौन सा वर्ण होता भाई? त, थ और द। तो तीसरा वर्ण हो गया। तो देखो दोनों कंडीशन पूरी हो गई, विसर्ग से पहले अस्वर आ गया और विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण आ गया। तो अपन कौन सी संधि लगाएंगे? उत्व संधि लगाएंगे। उत्व संधि लगाएंगे तो चेंज क्या होगा? देखिए यश सेम रहेगा। परिभाषा क्या कहती है कि विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? उ हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? उ हो जाता है। तो अपन विसर्ग के स्थान पर कर देते हैं उ, पीछे वाला वर्ण सेम रह जाएगा द, क्योंकि चेंज किसकी जगह हुआ? विसर्ग के स्थान पर उ आ गया। ठीक है। अब परिभाषा आगे क्या कहती है कि ये जो उ है अपने पूर्ववर्ती अ के साथ मिलकर क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, उ इससे पहले आ गया अ, तो अब अपन श में से अ को निकालेंगे क्योंकि अ इस उ के साथ जुड़ेगा। और जैसे ही व्यंजन के अंदर से स्वर निकाला जाता है क्या होता है बेटा? कि श आधा हो जाएगा, क्योंकि व्यंजन में से स्वर निकालते व्यंजन क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ये श आधा हो गया।
इस अ और इस उ, स में स्थित अ और उ की जगह क्या आ गया? ओ आ गया। समझ आ गया? इस स में स्थित अ और उ की जगह आ गया ओ, पीछे बच गया द। अब इसको जोड़ दीजिए तो देखिए श व्यंजन है, ओ स्वर है। आपको मैंने बताया व्यंजन प्लस स्वर आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो श प्लस ओ बन गया शो, और इधर से आ गया दा, वर्ड बन गया यशोदा। देखिए एक बार फिर समझा रहा हूं। आपने देखा विसर्ग से पहले अस्वर आ गया, विसर्ग के बाद में है द। तो विसर्ग से पहले स में अस्वर आ गया और विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण आ गया, तो दोनों कंडीशन कंप्लीट हो गई, इसलिए उत्व संधि लगी। उत्व संधि में क्या करा? यस सेम रहा, दा सेम रहा, सिर्फ विसर्ग की जगह उ आ गया। अब क्या होगा? स में से अपन अ को निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि स व्यंजन है और स में ये जो आ है वो उ के साथ जुड़ेगा, तो व्यंजन में से स्वर निकाल दे, व्यंजन आधा हो गया। इस आ और उ की जगह आ गया ओ, पीछे बचा दा। अब इसको जोड़ दिया तो श व्यंजन है, ओ स्वर है, जुड़ गया, यशोदा वर्ड बन गया। अब देखिए एक और एग्जांपल समझा देता हूं जिससे आपकी ये संधि एकदम क्लियर हो जाए। जैसे मनः प्लस हरः, मनः प्लस हरः। अब देखिए विसर्ग से पहले न व्यंजन हो गया, न में स्वर आ गया अ, तो पहली कंडीशन कंप्लीट होगी कि विसर्ग से पहले अ स्वर आ गया। विसर्ग से पहले अ स्वर आना चाहिए, विसर्ग के बाद में है ह, तो देखिए ह आ रहा है यहाँ पे, ह आ गया यहाँ पे, तो दोनों कंडीशन कंप्लीट होगी। विसर्ग से पहले अ स्वर आ गया, विसर्ग के बाद में ह आ गया, तो अपन संधि लगाएंगे इसके अंदर, उत्व संधि। अब क्या चेंज होगा? देखिए मन, विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा? उ प्लस हरः। पहली लाइन के अंदर दोनों वर्णों में कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों अक्षर सेम रहेंगे, सिर्फ चेंज आएगा, विसर्ग की जगह उ आ जाएगा। अब क्या करेंगे? ये उ किसके साथ जुड़ेगा? इस अ के साथ में, न में स्थित अ के साथ में। तो न में स्थित अ के साथ में जुड़ेगा, तो न में से अपन अ को निकालेंगे, और न में से अ निकालते ही न क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब इस अ और इस उ की जगह क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। परिभाषा क्या कहती है? उ है वो अब पूर्ववर्ती अ के साथ मिलकर ओ बन जाता है। तो न में से अ निकाला, ये अ इस उ के साथ जुड़कर ओ बन गया, पीछे बचा हरः, पीछे बचा हरः। अब इसको जोड़ दीजिए तो देखिए म न व्यंजन है, ओ स्वर है, जुड़ जाएगा, मनो, और वर्ड बन गया मनोहरः। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके उत्व संधि का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परिभाषा का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए सारा, और परिभाषा को आपको इसी शॉर्ट ट्रिक से आपको तैयार करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका आपको मैं सेकंड पार्ट करवा रहा हूं, वो भी एकदम इजी है इसी की तरह। अब अगर फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया तो सेकंड पार्ट में आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए सेकंड पार्ट की डेफिनेशन समझा रहा हूं आपको। सेकंड पार्ट ये कहता है इसका, देखिए उत्व संधि की पहली कंडीशन तो इस रूप में होगी, और दूसरी कंडीशन ये है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी अ आ जाए तो भी उत्व संधि लगेगी। विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी आ जाए तो भी उत्व संधि लगेगी। फिर क्या चेंज होगा? इस सेकंड अ का लास्ट में अवग्रह बन जाएगा, लास्ट में अवग्रह बन जाएगा। यहां तक ये संधि सेम चलेगी, लास्ट में यहां आते ही सेकंड अ का अवग्रह बना देंगे अपन। जैसे देखिए एग्जांपल है कह प्लस अपि, कह प्लस अपि। देखिए विसर्ग से पहले क व्यंजन हो गया, स्वर क्या आ गया? अ, और इधर भी क्या आ गया? अ। तो देखिए दोनों साइड अ आते ही अपन कौन सी संधि लगाते हैं?
उत्व संधि लगाते हैं, है ना। उत्व संधि लगाएंगे तो क्या होगा, वही सेम चीज, क सेम रहा, अपी सेम रहा, इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर उ हो गया। अब ये उ कहां जुड़ेगा, अपने पूर्ववर्ती अ के साथ जुड़ेगा, तो क में से अ को निकालेंगे, क आधा हो गया, इस अ और इस उ की जगह हो गया ओ प्लस अपी, क प्लस ओ प्लस अपी। अब इसको जोड़ देते हैं अपन, तो देखिए को क प्लस ओ बन गया को। अब इस अ का अपन क्या करेंगे, अवग्रह बना देंगे, इस अ का अपन ने अवग्रह बना दिया, को अपी, ये वर्ड बन जाएगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस और इस एग्जाम्पल में लास्ट में जाके बस ये चेंज करना, बाकी 3 लाइनें सेम चलेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका एक पार्ट हो गया, पूरी उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन विसर्ग संधि का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। अब अपन इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। एक चीज आपने नोट की होगी और एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें एक प्लस पॉइंट है कि जो संधि का नाम है विसर्ग के स्थान पर वही चीज आएगी। जैसे उत्व संधि है तो विसर्ग के स्थान पर उ आएगा। अब नेक्स्ट अपन कर रहे हैं सत्व संधि, नेक्स्ट कर रहे हैं सत्व संधि। सत्व संधि के भी प्यारे विद्यार्थियों 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट यह है कि यदि विसर्ग के बाद वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो, पहला या दूसरा वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। क्या होने पर, अब देखिए उत्व संधि में तो पहली कंडीशन क्या थी कि विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए, परंतु इसमें विसर्ग से पहले कोई भी वर्ण हो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण होना चाहिए। पहला या दूसरा वर्ण होगा तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा। अब तीनों श तो एक साथ नहीं लगा सकते, ऐसा तो कह नहीं सकते कि भाई भाईचारे से तीनों साथ साथ बैठे रहो चुपचाप, ऐसा तो अपन कह नहीं सकते। तो कौन सा स कहां लगेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो बता रहा हूं। यदि विसर्ग के बाद में त या थ हो, अब देखिए त अपने वर्ग का पहला वर्ण हो गया, थ दूसरा वर्ण हो गया, त या थ हो तब तो ये वाला श लगेगा, ठीक है। यदि च या छ हो तब ये वाला श लगेगा, यदि ट या ठ हो तब षटकोण वाला श लगेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। अब देखिए ता अपने वर्ग का पहला वर्ण, था दूसरा वर्ण, तो ता या था होने पर ये वाला श लग गया, सड़क वाला। च अपने वर्ग का पहला वर्ण है और छ दूसरा वर्ण है तो संकर वाला श लग गया, और ट अपने वर्ग का पहला वर्ण और ठ दूसरा वर्ण है तो षटकोण वाला श लग गया। एक बार फिर मैं परिभाषा वापस रिपीट करा देता हूं। यदि विसर्ग के बाद वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो, पहला या दूसरा वर्ण होगा तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा, शकार हो जाएगा। अब तीनों श एक साथ नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, तो त या थ होने पर ये स लगाएंगे, च या छ होने पर संकर वाला स लगाएंगे, और ट या ठ होने पर अपन लगाएंगे षटकोण वाला श। अब इसके एग्जाम्पल से मैं आपको और इसको क्लियर करवाता हूं। जैसे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम्पल आ गया विष्णु प्लस टीकते, विष्णु प्लस टीकते। अब विसर्ग से पहले कुछ भी हो इस संधि में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उत्व संधि में तो कंडीशन थी कि विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, परंतु इसमें विसर्ग से पहले कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, विसर्ग के बाद आ जाइए। विसर्ग के बाद में आपने जैसे ही देखा ट आया है, तो ट अपने वर्ग का कौन सा वर्ण हो गया,
पहला वर्ण हो गया। और आपने परिभाषा अगर अच्छे से याद कर रखी है तो आपको पता होगा कि पहला या दूसरा वर्ण होने पर अपन संधि लगाते हैं सत्व संधि। सत्व संधि लगाएंगे तो एकदम इजी है। अगर आपको परिभाषा समझ में आ रखी है तो इसमें कुछ चेंज करना ही नहीं है आपको। देखिए विष्णु सेम रहेगा और टीकते सेम रहेगा, कोई चेंज इनमें नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ चेंज किसकी जगह होगा, अपन विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं तो विसर्ग के स्थान पर चेंज होगा। विसर्ग के स्थान पर अब ट है तो कौन सा स लग जाएगा, षटकोण वाला श। ये लगा दिया अपन ने षटकोण वाला श। विष्णु प्लस टीकते। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ते हैं अपन तो देखिए विष्णु श और ट दोनों व्यंजन है, दो व्यंजन आपस में नहीं जुड़ते। तो नहीं जुड़ते तो ये श हलंत है। हलंत का मीन्स क्या होता है, वो वर्ण क्या होता है, आधा होता है। तो ये श हो गया आधा, इधर से आ गया टीकते। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से याद है। और डेफिनेशन भी क्या, एकदम छोटी सी डेफिनेशन है। क्या याद रखना है, विसर्ग के बाद वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण होना चाहिए। बस विसर्ग के बाद वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण होना चाहिए। जैसे देखिए एक और एग्जांपल समझा देता हूं आपको। जैसे रामः प्लस त्रायते। ये थोड़ा सा हटके एग्जांपल और बहुत बार पेपरों में आया हुआ, क्योंकि थोड़े से बच्चे इसमें क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। विसर्ग के बाद में है त्र। अब आप सोचोगे कि सर ये त्र तो ना तो पहला वर्ण है और ना ही दूसरा वर्ण है, तो संधि स तो लगेगी नहीं। परंतु प्यारे विद्यार्थियों त्र एक संयुक्त व्यंजन है। ये मैंने आपको स्वर संधि में समझाया भी था। त्र एक संयुक्त व्यंजन है जो कि त प्लस र से मिलकर बनता है। त प्लस र से, इसीलिए एग्जाम्पल पेपर में आता है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें ना तो पहला वर्ण है ना दूसरा, परंतु इसमें पहला वर्ण आ गया। देखिए त, क्योंकि तत्र एक संयुक्त व्यंजन है, त प्लस र से मिलकर बना है, तो त अपने वर्ग का पहला वर्ण आ गया। तो अब क्या करेंगे, त आ गया तो अपन कौन सा स लगाएंगे, सड़क वाला श लगाएंगे। तो देखिए राम सेम रहा, विसर्ग के स्थान पर श आ गया, त्रायते सेम रहेगा। बस आपको क्या याद होनी चाहिए, परिभाषा अच्छे से याद होनी चाहिए। बाकी विसर्ग संधि बहुत आसान है। अब इसको अपन जोड़ते हैं तो देखिए राम श और त्र दोनों व्यंजन है, इसलिए जुड़ेंगे नहीं, इसलिए स आधा हो गया और वर्ड बन गया त्रायते, रामश त्रायते। तो प्यारे विद्यार्थियों ये इसका पहला पार्ट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्पेशली डेफिनेशन को ध्यान से समझिए। डेफिनेशन ही इस विसर्ग संधि में इंपॉर्टेंट चीज है, इसी पर आप एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे। फिर इसका मैं आपको सेकंड पार्ट समझा रहा हूं। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, सेकंड पार्ट भी एकदम आसान सा है, एकदम आसान सा है सेकंड पार्ट भी। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद इन तीनों में से कोई सा भी श हो, यदि विसर्ग के बाद इन तीनों में से कोई सा भी स हो तो सत्व संधि लगेगी। सत्व संधि की दो कंडीशन है, एक तो पहला या दूसरा वर्ण होने पर सत्व संधि लगेगी, दूसरा विसर्ग के बाद तीनों स में से कोई सा भी स होने पर सत्व संधि लगेगी। फिर क्या होगा, जो स विसर्ग के बाद होगा वही स इस विसर्ग के स्थान पर आ जाएगा। जैसे देखिए रामः प्लस शेते, मान लीजिए यही पेपर में एग्जांपल आ गया। आपने जैसे ही देखा विसर्ग के बाद में है श, तो श होते ही अपन लगाएंगे सत्व संधि। अब क्या चेंज होगा, ये सड़क शंकर वाला श है, यही स वापस कहां रिपीट हो जाएगा, इस विसर्ग के स्थान पर। तो देखिए राम विसर्ग के स्थान पर आ गया श प्लस शेते। क्या चेंज हुआ, आपने देखा विसर्ग के बाद स है तो सत्व संधि लगाएंगे, और जो स विसर्ग के बाद होगा वही स वापस विसर्ग के स्थान पर आ जाएगा। तो अब इसको अपन जोड़ते हैं, जोड़ते पर क्या होगा, देखिए राम, अब श और श दोनों व्यंजन है, दो व्यंजन आपस में कभी भी नहीं जुड़ते, तो ये श हो गया आधा और वर्ड बन गया
रामश्यते। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे विष्णु प्लस षष्ठः, विष्णु प्लस षष्ठः। आपने देखा विसर्ग के बाद में है स, तो स होने पर अपन लगाते हैं सत्व संधि। अब देखिए यहां पर ये संकर वाला स था तो संकर वाला स आ गया, और यहां पर षटकोण वाला स है तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला स आ जाएगा। तो देखिए विष्णु विसर्ग के स्थान पर आ गया श प्लस षष्ठः। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ते हैं तो विष्णु, अब ये दोनों स क्या है, व्यंजन है, इसलिए स हो गया आधा और इधर से आ जाएगा षष्ठः, तो वर्ड बन जाएगा विष्णु षष्ठः। ये आपके प्यारे विद्यार्थियों दूसरी संधि हो गई सत्व संधि। मेरे हिसाब से इसमें भी आपको अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो कंडीशन है इसकी कि विसर्ग के बाद वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो, या विसर्ग के बाद में कोई श हो तो सत्व संधि लगेगी। अब इसका मैं तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट समझा रहा हूं, रुत्व संधि। देखिए उत्व संधि हो तो विसर्ग के स्थान पर उ लगेगा, सत्व संधि हो तो विसर्ग के स्थान पर स लगेगा। अब है आपके तीसरी संधि रुत्व संधि, तो विसर्ग के स्थान पर क्या लग जाएगा, र लग जाएगा। देखिए परिभाषा, यदि विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, यदि विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या र ल व ह, या कोई स्वर हो। क्या विसर्ग के बाद में यदि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह या कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी, एक बार रिपीट कर देता हूं डेफिनेशन। यदि विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या य र ल व ह हो, या कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि सर तीसरा वर्ण तो उत्व संधि में भी था, य र ल व ह उत्व संधि में भी थे, परंतु प्यारे विद्यार्थियों एक चीज ध्यान रखना, यदि उत्व संधि का उदाहरण होगा, अब आप 10th के स्टूडेंट हो तो इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर है, कोई भी एग्जांपल सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा जो शब्द बना है वो सही है या नहीं है। रुत्व संधि का उदाहरण होगा तो कभी भी सत्व संधि के अकॉर्डिंग उत्व संधि के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, और उत्व संधि का एग्जांपल हुआ तो रुत्व संधि के अकॉर्डिंग वो नहीं बनेगा। इसलिए इसमें कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं इसके एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे देखिए एग्जांपल आ गया आपके कविहि प्लस अगच्छत्। ध्यान से समझिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके कोई पार्ट नहीं है, ये एक साथ पूरी संधि कंप्लीट हो जाएगी। आपने देखा कविहि प्लस अगच्छत्, विसर्ग के बाद में, क्योंकि चेंज जितना भी होना सारा विसर्ग के स्थान पर होना है, विसर्ग के बाद में है अ अपने वर्ग का कौन सा वर्ण, अ क्या हो गया, स्वर। तो स्वर होने पर अपन कौन सी संधि लगाते हैं, यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर हो तो स्वर होने पर कौन सी संधि लगाते हैं, रुत्व संधि लगाते हैं। कोई चेंज नहीं करना, जैसे सत्व संधि में स लग जाता था विसर्ग के स्थान पर, सेम इसी तरीके से रुत्व संधि में र लग जाएगा, बस इतना ही चेंज है। देखिए कवि सेम रहा, विसर्ग के स्थान पर र आ गया प्लस अगच्छत्। अब इसको जोड़ देते हैं अपन, कोई चेंज करना ही नहीं, आगे वाला और पीछे वाला वर्ड सेम रहेगा, सिर्फ विसर्ग के स्थान पर र आ गया। अब इसको जोड़ दो तो कवि, र व्यंजन है, अ स्वर है, जुड़ जाएगा, र में अ जुड़ते र पूरा हो गया कवीर, और इधर से आ जाएगा गच्छत्, तो वर्ड बन गया कवीर गच्छत्। समझ आ गया। जैसे एक और एग्जांपल समझा देता हूं, ज्योतिहि प्लस गम्य, ज्योतिहि प्लस गम्य। अब देखिए विसर्ग के बाद में है ग अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया। अब आप सोचोगे उत्व संधि लगाएं या रुत्व संधि, तो यहां पर देखिए विसर्ग से पहले
क्या आ गया, ई स्वर, जबकि उत्व संधि के लिए क्या होना चाहिए, अस्वर होना चाहिए। तो ये यहीं पर बात खत्म हो गई कि उत्व संधि तो इसमें लगेगी ही नहीं। तो अपन कौन संधि लगाएंगे, रुत्व संधि। तो देखिए ज्योति सेम रहा, विसर्ग के स्थान पर र प्लस गम्य। अब इसको जोड़ दीजिए तो ज्योति। अब मैंने आपको स्वर संधि में समझाया था, यदि हलंत र हो और उसके बाद कोई व्यंजन आ जाता है तो र कहां चला जाता है, आगे वाले व्यंजन के ऊपर चला जाता है। तो आगे वाला व्यंजन क्या है इसका, ग, ये र आ जाएगा इसके ऊपर और वर्ड बन जाएगा ज्योतिर्गम्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके एक और संधि कंप्लीट हो गई। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डेफिनेशन है, थोड़ी सी ध्यान समझ लीजिए। विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या ह हो, या कोई स्वर हो, तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर लास्ट विसर्ग संधि का एकदम इजी पार्ट समझाते हैं। मेनली आपको ये 3 पार्ट ही समझने, इसी में से आपके एग्जाम्पल आने हैं। अब लास्ट पार्ट है आपका, इसमें बहुत ही आसान सा पार्ट है, वो है लोप विसर्ग संधि। लोप विसर्ग संधि। अब लोप का मतलब क्या होता है, हट जाना। अब क्या परिभाषा क्या है कि यदि विसर्ग से पहले आ स्वर आ जाए, बस एकदम इजी, इसी परिभाषा समझनी है। यदि विसर्ग से पहले आ स्वर आ जाए तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग हट जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल आ गया, पुरुषः प्लस गच्छन्ति। अब आपने जैसे ही देखा विसर्ग से पहले श में आ स्वर आ गया, आ स्वर आते ही आपको संधि लगानी है लोप विसर्ग संधि। लोप विसर्ग संधि में इस विसर्ग का लोप हो जाएगा और वर्ड बन जाएगा पुरुषा गच्छन्ति। वर्ड बन जाएगा पुरुषा गच्छन्ति। बस इतना ही ध्यान रखना है। ये प्यारे विद्यार्थियों आपके एक विसर्ग संधि कंप्लीट हो गई। अगर आपने वीडियो को एंड तक अगर ध्यान से देखा तो मेरे हिसाब से इस विसर्ग संधि में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक, शेयर एंड कमेंट लगातार करते रहिए, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और हम आपके लिए प्रयासरत हैं। आपका जो टारगेट हमने रखा 100 आउट ऑफ 100 वाला, उसके लिए लगातार प्रयासरत है और आगे भी रहेंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।